बच्चों, थर्ड और लास्ट सिस्टम है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। फर्स्ट एक्सचेंज रेट का सिस्टम बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट था फ्लेक्सिबल, जहां पे सब कुछ मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई अपने आप तय कर लें कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करती थी वहीं पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती थी। दूसरे में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमने पढ़ा कि वहां पे मार्केट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग रेट को फिक्स करती है ना। हो सकता है कि मार्केट रेट कुछ और हो लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा कुछ और है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा पे भी तय कर दे, या हो सकता है कम पे भी कर दे, या तो डिवेल्युएट कर दे या रिवेल्युएट कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। अब बेटा देखो, जब ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हुआ तो ये मान के चलो कि दोनों ही सिस्टम्स में कुछ ना कुछ कमियां नजर आने लगी। मतलब कंट्रीज को ऐसा लगने लगा कि ना तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल अपनाना सही है और ना ही पूरी तरह से मैनेज्ड फ्लोटिंग को अपनाना सही है। तो एक तरीका निकाला गया कि ऐसा करते हैं कि दोनों का थोड़ा थोड़ा हम पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया ने भी इसी को अपनाया और अभी भी यही सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम चलता है ना, मिक्स्ड वाला। ओके, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक दो पैटर्न्स को मिक्स करके हमने तीसरा बना दिया, उसको कहते हैं मिक्स्ड। उसी तरह से ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है बच्चों? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड तो मार्केट ही करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होगी वो मार्केट फोर्सेस से ही होगी, लेकिन उस पे एक पैनी नजर किसकी बनी रहेगी? सेंट्रल बैंक की बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक का यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेयर रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर डायरेक्टली रहता है ना सेंट्रल बैंक का, तो बेटा उसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, और अगर पर्दे के पीछे से ये काम करता है सेंट्रल बैंक, तो उसको क्लीन फ्लोटिंग बोलते हैं, है ना। खैर इतना ये काम का नहीं है, लेकिन नाम याद रखना कि मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का एक नाम और होता है जिसको कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, क्यों होता है नाम ये ऐसा, अभी देखते हैं। पहले ये देखो, इमेजिन कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है। ये हमारा डीडी और ये एसएस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है। अगर मान लो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिसाइड हो रही है मार्केट में वो नॉर्मल है, मतलब सेंट्रल बैंक को या गवर्नमेंट को उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर तो उसको चलने दिया जाएगा। लेकिन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट बेटा दोनों ने क्या किया होता है, एक स्टैंडर्ड तय किया होता है। स्टैंडर्ड मींस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये सोच सेंट्रल बैंक ने और गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को 70 रुपए के आसपास रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि दो बढ़ जाए या दो कम हो जाए तो इसमें कोई तकलीफ हमें नहीं है। अगर $1 72 का हो जाए या 68 का हो जाए कम होके, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर इतनी बढ़ जाए या इतनी कम हो जाए, तो भी गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है। ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जो गवर्नमेंट ने सेट की होती है कि चलो यार इतने तक तो हम झेल लेंगे, सह लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं इस लिमिट को क्रॉस किया मार्केट की रेट ने, मान लो कि मार्केट में रेट तय हुई और बेटा वो बढ़ करके हो गई 75, तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ी चिंता हो जाती है और गवर्नमेंट पर्दे के पीछे से निकल के आ जाती है और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना उपाय करती है। गवर्नमेंट तो क्या बोले, मतलब सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक इसमें इंटरफेरेंस करता है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये मैनेज फ्लोटिंग क्यों है, दोनों का मिक्सचर क्यों है? क्योंकि देखो फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बहने दिया जा रहा है। फ्लोट मतलब बहना, एक्सचेंज रेट को बहने दिया जा रहा है, लेकिन मैनेज्ड वे में। कहीं आप बहुत ज्यादा आगे पीछे ना चले जाओ, इस पे पूरी नजर किसकी है? सेंट्रल बैंक की। ओके, एक लिमिट तक तो ये झेल लेते हैं, लेकिन अगर उससे आगे जाए या उससे पीछे जाए तो फिर सेंट्रल बैंक या मतलब आरबीआई उसको आके मैनेज करता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम इसको कम ज्यादा करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इसमें दोनों की खूबियां हैं बच्चों। इसमें अगर मान लो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहे तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने मार्केट पे भी पूरी तरह से छोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर चलेगा और बिल्कुल लिमिट में रहेगा तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ने लिमिट क्रॉस की
मार्केट रेट अगर फिक्स हो गई उस लिमिट से कम या ज्यादा, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन में आती है और उसको अपने अकॉर्डिंग लेके आती है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, एकदम बराबर लेके आती है उसको। चलो क्या, अच्छा मीनिंग सबको समझ में आ गया है, यस और नो? फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। यस यस सर। सर। चलो ठीक है, दो ही बच्चे, तीन बच्चे बोलते हैं बस, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते हैं सब। चलो भाई देखना एक बार सब लोग, डेफिनेशन क्या है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम की। इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by, बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है? बाय मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड सप्लाई तो डिटरमाइन करेगी, एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर मार्केट से रेट तय हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक का भी इसमें इंफ्लुएंस रहेगा। कैसे? और वो रहेगा अभी तुम आगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से चेंज करता है सेंट्रल बैंक, आखिर काबू में कैसे करता है वो हम देखेंगे। कि सेंट्रल बैंक इसको काबू में करता है वो किसके थ्रू करता है पता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू करता है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है हमारे इंडिया में, उसमें सप्लाई और डिमांड में चेंजेस करके जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर देता है? इंटरवेंशन करता है, इंटरफेयर करता है, रेट को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का ही इंटरफेरेंस है, दोनों का ही रोल है। मार्केट फोर्सेस से भी होती है डिसाइड, और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट से भी डिसाइड, और मतलब रिजर्व बैंक भी इसमें इंटरफेयर करता है ना? इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, अभी देखते हैं ये वाला काम कैसे होता है। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर फॉरेन मार्केट में कैसे करके होता है ये चेंजेस वगैरह, तो अभी देखते हैं उसको किस तरह से होता है। ठीक है, सेकंड पढ़ो, थोड़ा और डिटेल में मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। क्या लिखा है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा ये फिक्स का और फ्लेक्सिबल का दोनों का मिक्स है। लाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेटा प्राइमरी तौर पे यहाँ जो रेट डिसाइड होती है वो मार्केट ही करता है। ये मत सोचो मार्केट से कोई पावर विड्रॉ कर ली है गवर्नमेंट ने, नहीं। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट फ्लोट होने दे रहे हैं, रेट को बहने दे रहे हैं। भाई जिस दिशा में बहना चाहते हो बहो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी फ्लोटिंग है ना। आप देखो, बैठ के वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहती है सेंट्रल बैंक की, देखते हैं क्या रेट चलती है। रेट अगर काबू में है, विद इन द लिमिट्स है, तब सेंट्रल बैंक को कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ो। लाइक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड बाय वे ऑफ इंटरवेंशन बाय आरबीआई। बेटा यहाँ पे फिक्स वाली जो चीज है वो भी आ जाती है कि अगर कहीं सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि यार लिमिट्स क्रॉस हो रही है, चाहे तो अप वाली या फिर डाउन वाली, तो फिर सेंट्रल बैंक एक्शन में आ जाता है और चीजों को अपने ढंग से मैनेज करता है। ओके, इंटरवेंशन करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, लेकिन तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक सब सही चल रहा है, लेकिन अगर चीजें काबू से बाहर जाने लगे तो इंटरफेयर करेगा। जबकि बेटा फ्लेक्सिबल में क्या होता था? फ्लेक्सिबल में तो भले फिर कुछ भी हो, अगर फ्लेक्सिबल में बहुत कम रेट डिसाइड हो जाए मार्केट फोर्सेस से, या तो बहुत ही कम डिसाइड हो गई या बहुत ही ज्यादा डिसाइड हो गई, दोनों में से किसी भी चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता था फ्लेक्सिबल में। और फिक्स में तो मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, वहां पे पूरी तरह से गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों दोनों का रोल है। ठीक है, आगे बढ़े। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। बेटा इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। अब डर्टी फ्लोटिंग का मतलब क्या है? बेटा डर्टी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट या सीधे तौर पे आगे नहीं आती, गवर्नमेंट जो है पर्दे के पीछे रह के काम करती है। मतलब फ्लोट तो होने दिया जा रहा है, फ्लोट तो हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं ये डर्टी क्यों बोलते हैं इसको, तो वो डायलॉग मुझे आता है, गंदा है पर धंधा है ये, है ना। तो गवर्नमेंट भी ये गाना गा लेती है फिर उस टाइम, गंदा है पर धंधा ही है। हमें तो संभालना पड़ेगा ना, गंदा है लेकिन धंधा ही है। तो अगर लिमिट से बाहर जाता है तो फिर गवर्नमेंट पर्दे के पीछे से छेड़खानी कर देती है ना, और चीजों को सही कर देती है। इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, है ना। डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, ये वही डेफिनेशन है जो यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन मैंने बुक्स में से उठाया है तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो एक बार। डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू अदर्स, but is controlled and manipulated by central bank to keep
इट विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। बेटा एक पर्टिकुलर रेंज में आप रखना चाहते हो एक्सचेंज रेट को, तो आप इसको फ्लोट भी होने देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबल से चेंज होने दो, लेकिन साथ में आप उस पर कंट्रोल भी रखते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैनिपुलेशन भी करते हो, आप उसमें इंटरवेंशन करके चेंजेस भी करते हो। ठीक है, ये याद रखना है ताकि वो वापस से कंट्रोल में आ जाए। इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद अ क्लीन फ्लोट वेयर सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवेन। ऐसा भी होता है कि अगर जब सब कुछ कंट्रोल में हो तो आप फ्रीली फ्लोट होने दो, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि रेट जो है वो विद इन द लिमिट है, ऐसा हो जाए मान लो 70 से 71 हो जाए, 71.5, 71.7, वहां तक कोई गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है यार, उसको क्लीन फ्लोट बोलेंगे, चलने दो जो चल रहा है। वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर कब होता है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है। ठीक है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ता है। ओके, इसीलिए इसको हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, जब गवर्नमेंट आकर के पर्दे के पीछे से काम कर देती है। ठीक है, बोलो भाई, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पेज, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं लास्ट पेज पे, और ये है बच्चों, तुम्हारे मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि सर आखिरकार ये काम होता कैसे है, कि गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट तो क्या बोले, बार बार यार मुंह से निकल जाता है, सेंट्रल बैंक पर्दे के पीछे से ये काम कैसे करता है ना, गंदा धंधा कैसे करता है सेंट्रल बैंक, डर्टी फ्लोटिंग कैसे संभालता है, तो वो हम देखेंगे। चलो, यही टॉपिक है, हाउ सेंट्रल बैंक इंटरफेयर्स इन मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, कि आखिरकार सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता कैसे है। चलो, दो सिचुएशन हो सकती है बच्चों, यहां मैंने आपको समझाया ना, कि गवर्नमेंट चाहती है $1 इक्वल्स टू लगभग कितना रखना, 70, +2 या -2 होगा तो चलेगा। सिचुएशन नंबर 1, मान लो एक्सचेंज रेट हो गई है 75, $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज। अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इसको कैसे नीचे लेके आएगी ये मैं सिखाता हूं। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करके इसको नीचे लेके आएगी। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट कहीं किसी बुक में लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। देखो कैसे गवर्नमेंट इसको नीचे लेके आती है। अभी मान लो ये बेटा हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ये बेटा आपकी एक्सचेंज रेट फिक्स हो रखी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और ये जो तय हुई ना बेटा, ये हुई है $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज हो गई। अब गवर्नमेंट को बड़ी चिंता हुई कि यार हमने फ्री फ्लोट तो होने दिया, लेकिन उसकी वजह से देखो लिमिट क्रॉस कर गई ये रेट, तो अब क्या करें हम। तो गवर्नमेंट इसको नीचे लेके आएगी। अब मुझे ये बताओ कि एक्सचेंज रेट नीचे लाने के दो ही तरीके हैं, पता है आपको। एक्सचेंज रेट अगर आपको नीचे लेके आनी है, अच्छा याद रखना गवर्नमेंट यहाँ पे वैसे नहीं करेगी, तुम बोलो सर जैसे फिक्स में करती थी, कि डायरेक्ट क्या करे, खटाक से बोल दिया लो हमने कर दिया 75 से 72, ये लो खटाक, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पर्दे के पीछे लेके गवर्नमेंट काम करती है, तभी तो इसको बोला डर्टी फ्लूटिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट चुपचाप ये काम कैसे करेगी बेटा, गवर्नमेंट चुपचाप ये काम करेगी बाय वे ऑफ इंटरफेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वहां पे इंटरफेयर करके। पहले तो एक एक बात मुझे ये बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कैसे किया जा सकता है। सिर्फ दो ही तरीके हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसको कम करने के दो तरीके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, रूल मैंने बताए हैं। या तो डिमांड को बढ़ा करके, या सप्लाई को कम करके, यही दो तरीके हैं ना, यस और नो? Yes. यस यस Yes, sir. या तो डिमांड को बढ़ा दो, या सप्लाई को कम कर दो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर आपको, एक मिनट हमें कम क्यों करनी है पे, एक मिनट ज्यादा हो गई थी ना, हाँ हाँ हाँ, आपको कंट्रोल में लानी है। ठीक है, तो ये काम डिमांड को बढ़ा करके या सप्लाई को कम करके किया जा सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा काम सेंट्रल बैंक कर सकता है। क्या सेंट्रल बैंक सप्लाई कम कर सकता है क्या? क्या ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है क्या कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम कर दे? बेटा जो मनी मार्केट में है वो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में
जो मनी चल रही है ना वो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है, तो सेंट्रल बैंक सप्लाई कम तो नहीं कर सकता, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, डिमांड बढ़ा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ कैंसिल हो गया, है ना, डिमांड बढ़ाई जा सकती है। अब जब डिमांड बढ़ाई जा सकती है तो डिमांड को बढ़ा के देख लो एक बार, ये हमारा क्या था, डीडी और एसएस, और याद रखना दोनों में एक साथ चेंज नहीं होता, डिमांड में चेंज करें, डिमांड बढ़ा दो। डिमांड बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा ये हमने उल्टा तो नहीं बोल दिया कहीं, 1 सेकेंड, लेट मी चेक, ग्राफ एक बार वापस बनाते हैं सफाई से थोड़ा। ठीक है, ये है आपका ये तो सप्लाई कर्व है, सॉरी ये डिमांड कर्व है, अरे रे क्या कर रहा हूँ, ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये अभी रेट तय हुई है, कितनी रेट तय हुई है, $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज। ठीक है, आप इसको लेके आना चाहते हो 72, 73 या 71 के लगभग, आप इसको विद इन द लिमिट लेके आना चाहते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये वाला काम कैसे करेगी, है ना, तो ये लिखने में तो गड़बड़ नहीं होगी मेरे से, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गई बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी बढ़ गई पहले से। फॉरेन एक्सचेंज रेट कब बढ़ती है तुम लोग मुझे ये बताओ, बढ़ती कब है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब क्या हो रहा हो, जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड जब बढ़ती है। डिमांड बढ़ रही हो और सप्लाई क्या हो रही हो, कम हो रही हो। कम। अब अगर आपको कंट्रोल में लेके आना है तो आपको क्या करना होगा, इसका रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा, डिमांड को तो करना होगा कम और सप्लाई को बढ़ाना होगा। अब मुझे ये तुम बताओ सोच के कि सेंट्रल बैंक के हाथ में क्या है, जरा ध्यान से सोच के बताना, क्या सेंट्रल बैंक मार्केट में जो डिमांड है उसको कम कर सकता है क्या, क्या आरबीआई No. मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उसको कम कर सकता है, बेटा आंसर है नो, नो सर। नहीं कर सकता। नो सर। अरे लोग डिमांड कर रहे हैं, आप कैसे इसको कंट्रोल कर लोगे, लेकिन एक काम जरूर कर सकता है, क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडियन होता है, ये सप्लाई बढ़ा सकता है, ये अपनी तरफ से क्या कर देगा, सप्लाई बढ़ा देगा। ओके, और जैसे ही बेटा सप्लाई बढ़ेगी, मुझे बताओ जब सप्लाई में इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, मतलब राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ऐसे बोलेंगे हम इसको, बेटा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, याद रखना, ये इधर शिफ्ट हो गया मान लो, और जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, ये देखो अब एक्सचेंज रेट आपकी कम हो गई, यहां पे अब डिसाइड हो गई। ठीक है, तो याद रखना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया तुम्हें, दोनों कंडीशन है ना, एक ऑप्शन है बस कि अगर एक लेवल से ज्यादा होता है ना बेटा, तो फिर आरबीआई क्या करता है, सप्लाई बढ़ा देता है, आरबीआई सप्लाई रिलीज कर देता है। और बेटा सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है, देखो जैसे ही आपने सप्लाई बढ़ाई, आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और जब ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो डिमांड को इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो अब आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो पहले से कम हो गई। ठीक है, याद रखना डिमांड को कम करना पॉसिबल नहीं है। चलो अब यही चीज मैं लेता हूं किसमें, दूसरी वाली सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके $1 अभी 75 हुआ था, मान लो $1 इक्वल्स टू आपके हो गया है 65, कितना कम हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें गवर्नमेंट क्यों चेंज कर रही है, ये तो अच्छी बात है ना, आ रहा होगा सबके मन में कि सर ये तो रुपये की वैल्यू बढ़ रही है हमारी, मजा आ गया, गवर्नमेंट को क्यों चेंज करना है, इसमें रहने दो, बेटा चेंज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो शायद अरे डॉलर आपके जो एक्सपोर्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, तुम मुझे बताओ अमेरिका या यूएस आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कब करेगा, यूएस आपके यहाँ पे इन्वेस्ट तब करेगा जब यूएस डॉलर की जो रेट है वो ठीक ठाक चल रही हो। मुझे बताओ कि यूएस डॉलर की रेट अगर इतनी कम हो जाती है तो क्या यूएस की कंपनीज आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगी, मुझे बताओ पसंद कब करेगी, जब नो सर। $1.70 चल रहा हो नो सर। या $1.70 चल रहा हो, 65 चल रहा हो। ऑब्वियसली जब 70 चल रहा हो तब 65। बेटा 70 चल रहा हो तब पसंद करेगी, उन लोगों को $1 देने से इंडिया के कितने रुपए मिल रहे हैं सोचो, 70 रुपए मिल रहे हैं, वो लोग इंडिया में ज्यादा खर्च कर पाएंगे।
तो यूएस वाले बन जाओ। यूएस वालों को अच्छा कब लगेगा? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा होगी, और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाएगी ना बेटा, तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत अंदर की बात तुम्हें बताई है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने देती नहीं है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, तभी तो पढ़ रहे हैं हम। अब सोचो कि ये हो गया है 65, ये देखो यहाँ पे ये हमने फिक्स किया था, ये अभी चल रहा है $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज। ठीक है, क्या हुआ है? पहले से रेट कम हुई है, और कम कब होती है? जब डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? इसको कंट्रोल करने के लिए अब आप डिमांड को बढ़ा दोगे या सप्लाई को कम कर दोगे, इन दोनों में से एक काम करना होगा। अब जरा सोच के मेरे को बताओ कि इन दोनों में से पॉसिबल क्या है। क्या डिमांड बढ़ाई जा सकती है या सप्लाई कम की जा सकती है? सेंट्रल बैंक इन दोनों में से क्या कर सकता है? मार्केट में कितना इंटरफेयर कर सकता है, क्या कर सकता है? सर सप्लाई कम कर सकता है सर। सप्लाई सप्लाई अच्छा, सप्लाई कम कम कर कर सकता है सकता है। सर। अच्छा जरा सोचो, हाँ सर। जो पैसा पहले से मार्केट में है उसका क्या होगा? सप्लाई कम कैसे कर देगा वो? बेटा याद रखना, यहां पे उल्टा है, यहां पे आरबीआई जो है वो सप्लाई कम नहीं कर सकता, हाँ डिमांड बढ़ा सकता है। अब तुम बोलो सर डिमांड कैसे बढ़ा सकता है? बेटा डिमांड वो बढ़ा देंगे कैसे? फॉरेन मार्केट से खुद परचेस करके ले आएंगे बहुत सारी करेंसी, उससे मार्केट में क्या हो जाएगी? करेंसी कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, सप्लाई कम नहीं कर सकते ये, है ना? जो लोग लेके बैठे हैं ना पैसा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो लोग लेके बैठे हैं, सप्लाई उनके हाथ में, सप्लाई कम नहीं कर सकते, है ना? याद रखना, सप्लाई बढ़ा सकते हैं, हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा कैसे बढ़ा सकते हैं सप्लाई? फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज करके, क्योंकि उनके पास पैसा है। और डिमांड को बढ़ा सकते हैं, डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं? फॉरेन मार्केट से वापस पैसा खींच करके। अब देखो हमारा डीडी कर्व ये है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो बताओ डिमांड जब बढ़ती है तो बेटा कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बताओ। राइट वर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो मान लो अब आपका डिमांड कर्व यहां पे हो गया, तो आपकी एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली देखो बढ़ गई, $1.70 पे आ गया। ठीक है, खैर ये देखो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए बताया है, इतना थ्योरेटिकल पोर्शन में भी नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बस नॉलेज के लिहाज से मैंने तुम्हें ये बता दिया है ना? बस याद रख लो, याद रखने का मैटर है। ठीक है, याद रखें, दो सिचुएशन इसमें पढ़नी है हमें। क्या कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल में कैसे किया जाएगा, और अगर बहुत कम हो जाए तो कंट्रोल में कैसे किया जाएगा? पहले पढ़ लेते, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना? एक बार पढ़ के देखो। When the exchange rate needs to be reduced, बेटा जब एक्सचेंज रेट को हमें कम करना होगा ना, द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे? ऑप्शन क्या है? सप्लाई बढ़ा दो, फॉरेन मनी की सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई बढ़ाने से क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा, कहां सप्लाई बढ़ाएगा? इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, याद रखना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो हम जानते ही हैं, जब बाकी चीज कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ सप्लाई को बढ़ाएंगे, और सप्लाई बेटा बढ़ती किधर है? ये आपका सप्लाई कर्व है, सप्लाई बढ़ती इधर है, याद रखना इधर हो जाएगी। ओके, और आपका डिमांड तो पहले से चल रहा है, तो देखो ये पहले से कम हो जाएगी, ओरिजिनली आपकी ये वाली थी ना, अब पहले से क्या हो जाएगी? देखो कम हो जाएगी। ठीक है, यही है, यूएस डॉलर वुड लोअर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? यूएस डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी as desired. Okay, this would lead to appreciation of domestic currency. ये डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने कम किया ये एप्रिसिएशन हो गया। ओके, अच्छा अब दूसरी वाली कंडीशन में देखो, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है, आपको इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के दो तरीके मैंने तुम्हें बताया। कौन सा तरीका? कि या तो डिमांड बढ़ा दो या सप्लाई कम कर दो, और मैंने तुमसे क्या बोला? सप्लाई कम नहीं कर सकता आरबीआई, लेकिन डिमांड बढ़वा सकता है। कैसे? पढ़ो आगे। डिमांड कैसे बढ़ाएगा? खुद परचेज कर लेगा, बहुत सारी करेंसी मार्केट से खींच लेगा। When the exchange rate needs to raised
जब एक्सचेंज रेट बढ़ानी हो, बेटा इस केस में हमें बढ़ानी है ना, जितनी है उससे ऊपर करनी है, बहुत कम हो चुकी है, हमें ज्यादा करनी है ना। व्हेन एक्सचेंज रेट नीड टू बी रेज्ड, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिमांड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा इन दोनों पॉइंट्स को, मैं हैंड टू हैंड कर देता हूं वरना भूल जाएंगे हम लोग, ये ताकि तुम लोगों को याद रहे। एक सेकेंड, रिलीजेस द सप्लाई, अरे रे पूरा ही सरक गया, रिलीजेस द सप्लाई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रेड, और इंक्रीजेस द डिमांड इसको भी कर देते हैं रेड, ताकि ये तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अब देखो डिमांड बढ़ा दी जाएगी किसकी, यूएस डॉलर की, फॉरेन मार्केट में। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर डिमांड फॉर यूएस डॉलर वुड रेज द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर एज डिजायर्ड। ओके, जैसे ही आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, वैसे ही उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। और जब प्राइस बढ़ेगी, यूएस डॉलर की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, जब यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी तो उससे बेटा क्या होगा, उससे जो आप चाहते थे वो हो जाएगा, आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यूएस डॉलर बढ़ेगा तो आपकी करेंसी का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आगे पढ़ो। दिस वुड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वही वाली बात मैंने लिखी। बस तुम्हें ये दो वर्ड याद रखने हैं, अगर तुम्हें ये वर्ड याद है तो बाकी लैंग्वेज तुम अपने आप बना दोगे। खैर, लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़नी नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है ना। हमें सिर्फ याद रखना है कि कब होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गई है, आपको कम करनी है, तो क्या करोगे, बिल्कुल याद कर लो, रिलीजेस द सप्लाई, सेंट्रल बैंक सप्लाई रिलीज कर देगा, मतलब सप्लाई बढ़ा देगा। और अगर बहुत ज्यादा कम हो गई, आपको बढ़ाना है, तो इंक्रीजेज इट्स डिमांड, डिमांड बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसको याद रखना। ठीक है, और ये दोनों ही काम कैसे होते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इन शॉर्ट एक स्वीट एंड एक लाइन में बोलेंगे हम, शॉर्ट एंड स्वीट, कैसे कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरफेयर करता है एक्सचेंज रेट में, कब, जब वो एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करे जो उन्होंने सेट की है, उस लिमिट की क्रॉस करते हुए इंटरफेयर करते हैं। और ये जो इंटरफेरेंस है ये किया जाता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ये उनके पास जो फॉरेन करेंसी है उसकी परचेजिंग और सेलिंग का काम ये करते हैं। मतलब या तो ये डिमांड बढ़वा देते हैं या सप्लाई कम करवा देते हैं, सॉरी, या तो सप्लाई बढ़वा देते हैं या डिमांड बढ़वा देते हैं। ओके, और ये काम ये किस तरह से करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई को बढ़ा करके या डिमांड को बढ़ा करके। ठीक है, उसकी वजह से आपके जो एक्सचेंज रेट है वो वापस से पर्टिकुलर लेवल पे आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, पहले बताओ क्या सभी को समझ में आया, यस या नो? यस यस सर। ज्यादा डीप में मत जाना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, वरना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, ये मैं लेके चला गया तुम्हें, लेकिन ज्यादा तुम्हें जाना नहीं है ना। नॉर्मली याद रखो कि कब क्या होता है। ओके, तुम अभी कोई एमकॉम तो कर नहीं रहे हो इकोनॉमिक्स में, जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़े। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने तुमको मोर देन सफिशिएंट नॉलेज दे दी है कि कैसे ये होगा। ठीक है, बस इतना अभी याद रखो। और ये बेटा हमारा थर्ड जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था ये हो गया है फिनिश। और अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, और वो है आपका कौन सा टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का। ठीक है, और वो टॉपिक हम लोग कल देख लेंगे, और कल ही खत्म भी कर देंगे हैंड टू हैंड, उसको ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। कल हो सकता है कि 1 घंटा क्लास में रख लूं, तो कल सब लोग आ जाना फिक्स 4 बजे। देखो, ऐसा मत करना कि मैं 4:10 तक वेट ही करता रहूं, मैं पहले ही बोल दिया मैंने आप लोगों से कि सब लोग फिक्स 4 बजे आ जाना, ताकि हम 5 बजे तक पढ़ के खत्म कर देंगे। हाँ, हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, तुम लोग कोऑपरेट करो, सबको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, तो जल्दी भी हो जाएगा खत्म, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आज के टॉपिक में किसी को डाउट बच्चों, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, तो चैट में जरा एक बार यस यस लिख दो जिसको समझ में आ गया। थ्योरेटिकल वे के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब
थ्योरी के लिहाज से। चैट में लिख दो फटाफट। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सभी को आ गया समझ में, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ बच्चों, थोड़ा क्या है, रिकॉर्डिंग अपलोड करने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्या करें यार, डेली का डेटा ही खत्म हो जाता है, बहुत परेशानी है ना। करते हैं, देखो आज लेता हूँ मैं। बेटा ये कौन सी लैंग्वेज में, ये स्पेनिश है क्या नमन? शायद मेरे ख्याल से। फ्रेंच। हाँ अच्छा, फ्रेंच है ये, फ्रेंच। वी बोलते हैं ना इसको। हाँ सर यही बोलता है। यही बोलते हैं सर। तू फ्रेंच सीखता है क्या? क्लास ले रखी है क्या इसकी? बहुत सारे लोग करते हैं सर। क्लास नहीं सर, ऐसे ही मतलब देखता रहता हूँ, कल से ही स्टार्ट किया। चलो अच्छी बात है, चलो तुम्हारा सपना साकार हो, यूरोप जाओ कभी ना कभी। चलो भाई बच्चों, मिलते हैं, देखो कल मिलते हैं ना। ओके, आज के लिए बहुत है यार, कल मिलते हैं।